ओके पीपल आर वी वर डूइंग पीपल आर व्हाट केमिकल काइनेटिक्स हुआ, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने देखा भाई साहब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई साहब? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक होता है भाई साहब और ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ओके सो लेट्स गो अहेड विद अदर थिंग्स। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस? तो कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ये इन्फ्लुएंस करेगा ही, ठीक है। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट भाई साहब, आपके जो रिएक्टेंट्स है उनका नेचर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है या लुस्ट पुस्ट है भाई साहब, ठीक है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, देन वी हैव व्हाट पीपल आर, देन वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, तो टेम्परेचर का एक इन्फ्लुएंस होगा। कैटलिस्ट मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो रेट को बढ़ा रहा हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इनिशियल जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑफ कोर्स द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका नेचर क्या है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन. So let's look at the nature of the reactants. Rate of the reactions of ionic reactants is much more faster than covalent reactants. क्या मारना है? ये इसे मारना है। तो इसने ताव से क्यों देख रहा है भाई साहब? घूम के देख रहा है एकदम से। हाँ ओके ठीक है ना, थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसको, ठीक है। आयनिक रिएक्टेंट्स का भाई साहब, आयनिक रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक रिएक्टेंट्स इज मोर फास्टर देन कोवैलेंट रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आयनिक रिएक्टेंट्स जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे पटपट वो आयन में डिसॉल्व हो जाएंगे, और वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, इन आयंस को वो मिलने नहीं देगा, है ना, तो वो सेपरेटेड रहेंगे। दूसरा देखो, जैसे समझो भाई साहब ये ए बी एक आयनिक रिएक्टेंट है, जैसे तुमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया ये ए प्लस और बी माइनस आयंस में डिसोसिएट हो गया। सी डी भी लेट से एक आयनिक रिएक्टेंट है, जैसे तुमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया ये किस में डिसोसिएट हो गया? सी प्लस और डी माइनस में भाई साहब, ठीक है। समझम। अभी भाई साहब ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और सी के साथ बी का, ठीक है, क्योंकि ये सब आयंस फ्री हैं, ऑल दीज आयंस आर बेसिकली फ्री एंड हेंस द रिएक्शन विल प्रोसीड एट अ मच फास्टर रेट। क्योंकि वाटर की क्या है भाई साहब, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ये इन दोनों आयंस को मिलने ही नहीं देगा, और आयनिक रिएक्टेंट्स में भाई साहब आपका रिएक्शन फास्टर होगा। देन कोवैलेंट रिएक्शन, कोवैलेंट रिएक्शन होता है मतलब जिन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए हमें स्पेसिफिक एनर्जी लगती है, उसके बाद जाकर वो रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सो इज दिस क्लियर पीपल? जैसे देखो यहाँ पे AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट विच इज बेसिकली आयनिक इन नेचर। सोडियम क्लोराइड इट इज ऑल्सो आयनिक इन नेचर, ठीक है। क्यों आयनिक? मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AgCl plus NaNO3 which is a comparatively faster reaction when we compare it to a pure covalent reaction, ठीक है। कोवैलेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो ये दोनों भी क्या है? आयंस हैं, ठीक है, आयनिक रिएक्टेंट्स। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है आपका? एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये आपका क्या है बेसिकली? ये है क्या वैसे? ये क्या है? CH3COO C2H5, हाँ है क्या? ये एसिड बेस सॉल्ट क्या है? एसिडिक एसिड, मारूंगा एसिडिक एसिड, CH3COH होता है एसिडिक एसिड। क्या है ये? आई मीनू देवी, ये तुम 10th में पढ़ चुके हो भाई साहब, ये क्या है? कोई नहीं बता पा रहा है। दोनों को देख। ओके सो यहाँ पे देखो दीज आर कोवैलेंट रिएक्शन, ये आपका है क्या बेसिकली? एस्टर है, दिस इज बेसिकली एस्टर। अतर इस्तेमाल करते हो ना भाई साहब, डीओ तो भर भर के लगाते रहते हो हर समय, है ना, वो क्या है? वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स है, दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। तो ये हो गया आपका एस्टर। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। इथाइल मिथाइल एस्टर है, ये इथाइल मिथाइल एस्टर है प्लस H2, ये क्या बना रहा है भाई साहब? आपका एसिडिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। सारे यहाँ पे देखो, सारे यहाँ पे कोवैलेंट है, सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, सारे बॉन्ड्स कोवैलेंट,
H2O भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक तो है नहीं भाई साहब, ठीक है। ये भी कोवैलेंट कंपाउंड और ये भी कोवैलेंट कंपाउंड, सारे जितने भी आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, सो दिस इज प्योरली अ कोवैलेंट रिएक्शन एंड हेंस इट्स अ स्लोअर रिएक्शन। आर वी क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड्स आर मच मोर फास्टर, आयनिक रिएक्शंस आर मच मोर फास्टर देन कोवैलेंट रिएक्शंस। आर वी क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत। एस्टर नहीं बता पा रहे, मतलब चुल्लू भर पानी कहां मिलेगा भाई साहब। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन है रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है भाई साहब, ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, तो मैथमेटिकली रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू moles of A, molarity of a concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. Rate will be basically proportional to this, ठीक है। तो A of A और B of B. The law of mass action is purely a theoretical concept. The rate of a reaction, ये आपका rate है, is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants. Molar concentration of reactants raised to their respective stoichiometric coefficients. तो स्टोइकियोमेट्री मतलब बैलेंस करने के लिए जो आपने भाई साहब 2, 3, 4 एडजस्ट किया है उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। A रेज टू A एंड B रेज टू B, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, अगर यही सेम रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, देखो, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा भाई साहब, K A रेज टू अल्फा एंड B रेज टू बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, तो रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एट एनी इंस्टेंट। यहां पे भाई साहब ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, ये अल्फा बीटा जो है तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। अगर आपको सिर्फ थियोरी फॉलो करनी है तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करेंगे, अगर आपको रेट एक्सप्रेशन फॉलो करना है मतलब आपको एक्सपेरिमेंट से जाना है, तो रेट क्या हो जाएगा, के ए रेज टू अल्फा बी रेज टू बीटा एंड अल्फा एंड बीटा आर कोएफिशिएंट्स व्हिच आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, क्लियर है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, ये भाई साहब, ठीक है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली अ थियोरेटिकल कांसेप्ट, रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखो रेट लॉ क्या बोलता है भाई साहब, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए ऑफ अल्फा इंटू बी ऑफ बीटा। अगर भाई साहब आपके ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बना रहे, सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो यहाँ पे अल्फा बीटा, ये अल्फा और बीटा क्या डिटरमिन होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होते हैं, तो इसका मतलब ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा है बाबू, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा है, तू बहुत डीपली कुछ सोच रहा है भाई साहब। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है। कौन सा हो जाएगा भाई साहब ये, दिस विल बी लॉ ऑफ मास एक्शन। द रेट एक्सप्रेशन expresses the rate of reaction in terms of molar concentration of rate expression, molar concentration of reactants or products। वैसा दोनों में भी, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी और लॉ ऑफ मास एक्शन बोला, ठीक है, तो दोनों में भी आपका रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लेते हैं, ठीक है, सो दिस विल बी ऑलवेज रिएक्टेंट्स। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा भाई साहब, रेट लॉ, ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल है। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, तो आपके भाई साहब टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स, एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एक स्टेप में जो रिएक्शन खत्म हो जाता है उसको हम भाई साहब एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, तो उसमें भाई साहब एक ही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। अगर एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स में वो कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही हो जाएगा क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस बोलेंगे हम इसको, ठीक है, जैसे आप SN2 में देख चुके हैं, SN1 में देख चुके हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ओके, चलो भाई साहब, द रिएक्शंस दैट अकर इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। H2O2 है भाई साहब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या बना रहा है, H2O प्लस हाफ ऑफ O2, ठीक है, ये आपका एलिमेंट्री एक सिंगल स्टेप में हो रहा है भाई साहब। अमोनियम नाइट्रेट है, ये भाई साहब क्या बना रहा है, N2 प्लस 2H2O, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन a sequence of elementary reactions takes place, such a reaction is called
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक के बाद एक रिएक्शंस हो रहे हैं, ऐसे स्टेप वाइज रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को हम बोलेंगे आरडीएस। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी को हम बोलेंगे आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ओके, एग्जांपल 2NO + 2H2, ये हो गया N2 + 2H2O। मैकेनिज्म अगर आप देखोगे 2NO + H2, ये हो गया N2 + H2O2, ठीक है। स्टेप 2 आपका क्या हो जाएगा, H2O2 + H2, ये हो गया 2H2O। मतलब देखो अभी तुम इनको ऐड कर दो भाई साहब, तो 2NO + 2H2 है ना, 2NO + 2H2, यहाँ पे H2O2 और H2O2 दोनों भी कैंसिल, N2 + 2H2 हो गया ये, ठीक है। सो यहां पे एक स्टेप आपका फास्टर स्टेप होगा, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2NO + 4, व्हाई, बिकॉज इट इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। तो ये भाई साहब आपके 2 स्टेप्स में कंप्लीटेड हो रहा है, इन 2 स्टेप्स। सो इट इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, सिंस इट इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन, तो ये आपका, तो जो भी स्टेप आपका स्लोअर स्टेप होगा, जो भी स्टेप आपका स्लोअर स्टेप होगा वही भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द स्लोअर स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, ये हो गया स्लो और ये हो गया फास्ट। सो दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट हो गया आपका क्या बोलो, KNO2, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग, ये आपका हो गया रेट विल बी KNO2 2 × H2, ठीक है। इसके बाद साहब 2 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NO2Cl है, अभी इसको अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेप में NO2Cl क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इसका K1 हो गया, लेट्स से रेट, ठीक है। ये बन रहा है आपका NO2 और Cl, ठीक है, और NO2 और Cl, NO2Cl, दूसरा क्या बन रहा है प्लस Cl, ये क्या बनाएगा NO2 + Cl2, ठीक है। ये वाला Cl यहाँ पे ऐड हो रहा है देखो, तो अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो ये Cl और ये Cl भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, NO2 + NO2Cl, NO2Cl + NO2Cl, ये कितना मिल जाएगा आपको, 2NO2Cl, NO2 + NO2, ये कितना हो जाएगा 2NO2, और यहाँ पे हो गया आपका Cl2, ठीक है। तो इनमें से भाई साहब जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, दिस इज स्लो एंड इट्स अ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। ये आपका बाई मॉलिक्यूलर है, जो भी यूनिमोलिक्यूलर होता है वो आपका हमेशा स्लो ही होगा, ठीक है। यूनिमोलिक्यूलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। बाई मॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इट्स अ स्लो यूनिमोलिक्यूलर, इट्स अ फास्ट एंड इट्स अ बाई मॉलिक्यूलर। तो आपका भाई साहब कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या लिख सकते हैं, रेट विल बी इक्वल टू K1 × NO2 एंड Cl, ठीक है। K1 × NO2 Cl, सिर्फ इसका भाई साहब, ठीक है। K1 = K1 NO2 Cl, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। ये आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एग्जांपल 3 अभी देखो NO2 + CO है, ये क्या बन रहा है आपका NO + CO2 बन रहा है, ठीक है। तो NO2 + CO, पहला वाला आपका देखो NO2 + NO2 अगर हम देखें तो ये क्या बनाता है NO + NO3। अभी ये NO3 अगर हम CO पे ऐड करें, ठीक है, ये CO + NO3 अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, CO + NO3, ये आपका दे देगा भाई साहब, दिस विल बी CO2 + NO2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा ये कहाँ गया भाई साहब, NO3 और NO3 कैंसिल हो जाएगा, NO2 + NO2 ये हो गया 2NO2 + CO, ठीक है। ये NO2 और ये NO2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस NO होगा ना भाई साहब, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, व्हाट एम आई डूइंग भाई साहब, NO2 तो NO3 + CO, सॉरी NO3 + CO, दिस विल बी CO2 + NO2। तो यहाँ पे ये वाला NO2, ये वाला NO2 और ये वाला NO2 भाई साहब कैंसिल, ठीक है। ये NO3 और ये NO3 कैंसिल, तो NO2 + CO, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, NO + CO2। ये वाला आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो रेट आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू K इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा, NO2 आपके कितने यहाँ पे 2, ठीक है, K इज इक्वल टू NO2 का स्क्वायर, ठीक है, K ऑफ NO2 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपला, ओके ओके ओके। N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये क्या बना रहा है NO2 + O2। तो
तो आप भाई साहब अगर इसको तोड़ेंगे तो आपका N2O5 पहले किस में टूटेगा, NO2 और NO3 में। N2O5 प्लस NO3 ये क्या बनाएगा, 3NO2 प्लस O2, ठीक है। ओके, तो NO3, ठीक है, ये वाला NO3 और ये वाला NO3 भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे N2O5, ये वाला अगर स्लो प्रोसेस है तो आपका रेट क्या हो जाएगा, K, ठीक है, KN2O5, KN2O5 ये हो जाएगा आपका भाई साहब रेट, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो दिस विल बी K into N2O5, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, यहाँ पे देखो 3Cl आयन है, ये क्लोरेट आयन हो गया और 2Cl माइनस, ठीक है। तो आपका ClO माइनस क्या बना रहा है, ClO2 माइनस प्लस Cl माइनस, ClO2 माइनस प्लस ClO माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ClO2, हाँ ClO2 माइनस और ये ClO2 माइनस भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। आपको क्या मिल गया यहाँ पे 1 2 3, 3Cl माइनस विल बी इक्वल टू 2Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ठीक है। तो इसमें भाई साहब आपका यूनिमोलिकुलर हमेशा आपका स्लो होता है, यूनिमोलिकुलर मतलब, ठीक है, सॉरी बाई मॉलिक्यूलर है, दोनों भी बाई मॉलिक्यूलर है। ओके, तो दिस विल बी बेसिकली स्लो एंड दिस विल बी फास्ट। तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा, दिस विल बी KClO माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, KClO माइनस इसका स्क्वायर। तो रेट विल बी हाउ मच आप पीपल, KClO माइनस का स्क्वायर। H2O2 है, अल्कालाइन मीडियम है, आपका क्या बना रहा है भाई साहब, 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो मैकेनिज्म H2O2 प्लस I माइनस, ये क्या बना रहा है, H2O प्लस IO माइनस, H2O2 प्लस IO माइनस ये क्या बना रहा है, H2O प्लस I माइनस प्लस O2, ठीक है। तो ये IO माइनस, ये IO माइनस भाई साहब कैंसिल, I माइनस और I माइनस भाई साहब कैंसिल, और कुछ कैंसिल हुआ नहीं, H2O2 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2। ये आपका स्लो स्टेप हो गया। तो आपका रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, K इंटू H2O2 इंटू I माइनस, ये हो जाएगा आपका रेट, ठीक है। दिस विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, KH2O2 I माइनस। A species formed as a product in one step and is consumed in a subsequent step is called intermediate radical, both A and B, none of these। एक स्टेप में भाई साहब वो फॉर्म हुआ है और दूसरे स्टेप में भाई साहब वो कंज्यूम हो रहा है, तो इस टाइप के स्पीशी को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज एन का इंटरमीडिएट। बहुत बढ़िया, ठीक है, सो इट विल बी इंटरमीडिएट, बहुत बढ़िया भाई साहब। द स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म is also called as complex step, rate determining step, both A and B, none of these। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, rate determining step, RDS, ठीक है। So this will be RDS। Reactions which takes place in several steps are called fast, complex, slow, none of these। दो टाइप के रिएक्शंस है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री एक स्टेप में खत्म, कॉम्प्लेक्स आपके एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं, तो दिस विल बी कॉम्प्लेक्स वा रिएक्शन वा, ठीक है। ओके ओके ओके, the stepwise description of a reaction is called reaction mechanism, reaction step, detailed reaction, none of these। So this will be reaction mechanism। Order of reaction, ठीक है, what is order of reaction? So the sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law expression is called the order of the chemical reaction। law of mass action नहीं, rate law। rate law क्या बोलता है भाई साहब आपका, rate law is what, अगर A moles of A है प्लस B मोल्स ऑफ B है, ये आपका क्या बना रहा है, C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, अगर ये बन रहा है तो रेट लॉ के हिसाब से रेट क्या हो जाएगा, दिस विल बी K इंटू A मोल्स रेज टू अल्फा एंड B मोल्स रेज टू बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कोफिशिएंट्स व्हिच आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। क्लियर हम भाई, ठीक है। ओके, तो द सम ऑफ द पावर्स of the concentration of the reactants in the rate law expression is called the order of the chemical reaction, ठीक है। तो x of A, y of B products applying rate law, भाई साहब रेट क्या हो जाएगा, A raised to A and B raised to B। यहाँ पे B और A जो है तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हुए, अल्फा बीटा की जगह पे A और B लिखा हुआ है, ठीक है। A प्लस B इज इक्वल टू N और ये N होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, K आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। A प्लस B मे और मे नॉट बी इक्वल टू x प्लस वाई। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इसके पहले हमने क्या लिखा था, रेट को क्या लिखा था भाई साहब, K इंटू A ऑफ अल्फा एंड B ऑफ बीटा, ठीक है, यही लिखा था ना हमने भाई साहब रेट लॉ के हिसाब से। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू K A ऑफ A रेज टू x
एंड बी रेज टू वाई। ये आपके लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट है, और रेट लॉ के हिसाब से ये है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करता है इन अल्फा और बीटा की वैल्यूज को। इस अल्फा और बीटा की जगह पे ए और बी लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। इस ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे जो नंबर हमको मिलता है दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी ये ए प्लस बी हो सकता है एक्स प्लस वाई के बराबर हो या शायद ना हो, इट माइट बी और इट माइट नॉट बी इक्वल टू। H2O2 भाई साहब क्या बना रहा है, H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, KH2O2 दैट इज इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों बताओ है रोहित, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहां जाएगा जय बोला। रेट हमने क्या डिटरमिन किया, देखो रेट यहाँ पे क्या है, H2O2 डिटरमिन किया। क्यों H2O2 है, देखो इसको नींद आ रही है, तुम दूंगा ना, H2O2 है भाई साहब, रेट इज इक्वल टू KH2O2। अब मतलब सो रहे तो बेशरम की, अरे भाई साहब सो रहे तो छुपा, तू सीख उससे भाई साहब कैसे सोया जाता है। देवजीत तेरे को अच्छा खासा ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे ही सोने को आएगा ऐसे ऐसे करते रहने का, हर 2 सेकंड में भाई साहब ऐसे ऐसे करते रहने का, ठीक है। रेट इज इक्वल टू KH2O2। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा भाई साहब, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले स्टेप में स्लो स्टेप है, और इसीलिए भाई साहब हम इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट इज इक्वल टू KH2O2 हो गया भाई साहब, ठीक है। ये आपका किस टाइप का रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहां है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कहां है भाई साहब, यहाँ पे जो आपका पावर है वो कितना है 1, और 1 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, देयरफॉर इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वाह, ठीक है। NH4NO2 हमको यहाँ पे रेट क्या मिल रहा है KNH4NO2, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कितने ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई साहब, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2HI है, H2 प्लस I2 हो रहा है, यहां पे अगर हम लिख रहे हैं रेट इज इक्वल टू HI का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू 2, सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। NO प्लस O3 ये क्या बना रहा है भाई साहब, NO2 प्लस O2। आपका यहाँ पे रेट K इज इक्वल टू NO2 इंटू O3 है। अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, 2 आएगा, क्यों, वहां पे तो दोनों में 1 है, 1 प्लस 1, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो दिस विल बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। 2NO प्लस O2, अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ NO, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो A एंड B कैन बी इक्वल टू X एंड Y और दे कैन नॉट ऑल्सो बी इक्वल टू X एंड Y। तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, देवजीत कितना हो जाएगा रेट, ये अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देखा देखा देखा, ऑर्डर बता 3, ओके, सो दिस इज 2 प्लस 1 3, सो ऑर्डर हो गया भाई साहब आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये हाय सदा CH3 CHO CH4 CO, अच्छा यहाँ पे बताया नहीं है, चलो रेट बता देते हैं यहाँ पे CH3 CHO 3/2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, आई बोला बोला बोलो जल्दी से बोलो, ऑर्डर बोलो, 3/2 ऑर्डर हो जाएगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू हर इट्स अ बेसिकली फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ 3/2 विच इज 1.5, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। H2 प्लस Br2 ये बना रहा है आपका 2HBr, यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है कितना H2Br2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2, सो इट्स अ फ्रैक्शनल, और 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1.5, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर 1.5, ठीक है। COCl2 बना रहा है भाई साहब, रेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे COCl2 का 3/2, तो इसका मतलब ये ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। 2NH3 हो जाएगा N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, बोलो ना बोलो, रेट विल बी इक्वल टू KNH3 रेस्ट 0, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा -dx, ठीक है, -dx/dt। अगर आप रेट को डिटरमिन कर रहे हैं किस तरफ से, रिएक्टेंट्स की तरफ से, तो ये हमेशा -dx/dt होगा, क्योंकि ये कम ही होता जाएगा, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। और अगर आप रेट डिटरमिन कर रहे हैं इस तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा dx/dt पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो KNH3 रेज टू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है, और रेट इज इक्वल टू K, तो रेट की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट 1, ठीक है, तो K into 1 दैट इज रेट विल बी इक्वल टू द रिएक्शन कांस्टेंट,
ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट मतलब रेट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। रेट अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो यहाँ पे, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। 2HI गोल्ड हीट, ये भी एक आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं बोलो, रेट विच इज इक्वल टू माइनस dx बाई dt, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू HI, k इंटू HI रेज्ड टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब ये हो जाएगा k, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू अगेन k, ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट। All catalytic reactions are zero order reaction, ठीक है। Zero order of a reaction is independent of the concentration of the reactants। जिसमें भी आपने कैटलिस्ट को यूज किया है वो सारे तमाम रिएक्शंस आपके क्या होंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे, ठीक है। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन तो हमने देखा भाई साहब, एक तो हो गया पॉजिटिव ऑर्डर, एक देखा हमने फ्रैक्शनल ऑर्डर, एक देखा हमने जीरो ऑर्डर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी वेदर देयर इज अ नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे रेट क्या है भाई साहब, KO3 स्क्वायर एंड O2 रेज टू -1, क्योंकि भाई साहब ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है और फिर ओजोन से ऑक्सीजन बनता है, इसीलिए यहां पे दोनों की डिपेंडेंसी है, ठीक है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज -1, ऑर्डर में भी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल। तो ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है या इंटीग्रल भी हो सकता है, मतलब आपका नेगेटिव भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेयरली इट कैन इवन बी नेगेटिव, ठीक है। यहां पे बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 1 है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता है, बट रेयरली होगा ये, ठीक है। बट जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल, ठीक है। Which of the following can be the values of the order of a reaction? All of these, बहुत रेयरली होगा ये, बट दिस इज ऑल्सो। तो आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, फ्रैक्शनल जीरो हो सकता है और इंटीग्रल भी हो सकता है, ठीक है। सो इट विल बी ऑल ऑफ दीज। इफ रेट इज इक्वल टू KH2O2 देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितने पे है भाई साहब, 1 पे है, तो रेट देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अ रिएक्शन हैविंग ऑर्डर इक्वल टू 3 इज नोन एज, ऑर्डर इक्वल टू 3, ऑर्डर आपका भाई साहब 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन भाई साहब क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, दैट इज मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस taking part in an elementary reaction which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called the molecularity of a reaction। तो देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे एग्जाम्पल, आपका देखो यहाँ पे N2 + 3H2, ये क्या हो गया आपका 2NH3। तो रेट लॉ अभी तक हम लगा रहे थे, लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लगाएं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, K इंटू N2 रेज टू 1 एंड H2 रेज टू 3, ये हो जाएगा ना भाई साहब, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, ठीक है। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट विल बी इक्वल टू N2 रेज टू 1 एंड H2 रेज टू 3, सो 1 + 3 ये हो गया आपका भाई साहब 4, ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलैरिटी। कुछ नहीं करना है भाई साहब, इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को ऐड करना है, दैट विल बी द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। H2O यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी बोलो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मतलब कितना हो गया 1, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये भी आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये आपका 2 molecules are involved, so this will be a bimolecular reaction। यहाँ पे भाई साहब आपका 2 molecules are involved, again a bimolecular reaction। यहाँ पे कितना भाई साहब 3 molecules are involved, so this will be a trimolecular reaction। Can molecularity be zero? नहीं, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। molecularity can never be zero। एक मॉलिक्यूल तो होगा ही ना भाई साहब, तो एक मॉलिक्यूल भी हुआ तो वो आपका molecularity 1 हो जाएगा। Can molecularity be negative? No, it can never be negative। कभी भी मॉलिक्यूल नेगेटिव स्टेटस में नहीं हो सकता, ठीक है। कैन इट बी फ्रैक्शनल? नो, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे भाई साहब कई कई रिएक्शनों में हमने देखा है कि ऐसे हाफ O2 लिख रहे हैं, ये गलत है। हाफ O2 बेसिकली हम बैलेंस करने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली व्हाट इट मीन्स है, जैसे हम लोग अगर मैंने ऐसे लिखा A + half of B, 2A + half of B, ऐसा कुछ रिएक्शन हम लिख रहे हैं, एक्चुअली इस पूरे को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 4A + B, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल।
मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड द सेम टाइम इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एज वेल, ठीक है। इट इज अ थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू। So which of the following can be the values for molecularity? -1, 0, half, none of these, ठीक है। आपके molecularity में कौन सा आ जाएगा भाई साहब? -1, none of, ये नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, और फ्रैक्शनल भी नहीं आएगा, so it will be none of these, ठीक है। ओके, what is the molecularity of the reaction? आई सदा molecularity क्या हो जाएगी? 1, बहुत बढ़िया, ठीक है, so it will be 1. Okay, what is the molecularity of trimolecular reaction? Rohit, 1, 2, 3, 4. Trimolecular भाई साहब 3. Okay. Difference between order and molecularity of a reaction. ठीक है, तो order आपने क्या देखा भाई साहब? What is the order of a reaction? मतलब आप यहाँ पे molecularity, order of a reaction and molecularity. The sum of the powers of the concentration terms involved in the rate equation. आप यहाँ पे कौन सा equation को ले रहे हैं? Rate equation को ले रहे हैं। और रेट इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है वो हो। जैसे रेट इक्वेशन में क्या होता है, देखो, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी इट इज गिविंग सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, ठीक है। तो इसका रेट कितना हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेज टू अल्फा एंड बी रेज टू बीटा। ये अल्फा और बीटा भाई साहब इस ए और बी से सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं? रेट लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर, यहां पे आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब? यू आर हियर यूजिंग द रेट लॉ। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी। अगर भाई साहब आपका दे रहा है सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी, तो आपका भाई साहब यहां पे रेट एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भाई साहब एज पर रेट लॉ है। दिस इज एज पर रेट लॉ एंड दिस इज एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत दिस विल बी के ए ऑफ ए, ये वाला है देखो, ठीक है, एंड बी ऑफ बी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी इज डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ये आपका भाई साहब लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द लॉ ऑफ मास एक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू वैलिड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है जो आपके एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए वैलिड है। इट इज अ थियोरेटिकल वैल्यू वैलिड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है। ये जो अल्फा और बीटा आपने अभी डिटरमिन किया, इसको आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया है, और इट विल बी एलिमेंट्री के लिए भी होगा जो एक स्टेप वाला रिएक्शन होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी ये वैलिड होगा जो एक स्टेप से ज्यादा वाला रिएक्शन होता है। यहां पे भाई साहब मॉलिक्यूलरिटी इट इज अ थियोरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक स्टेप में होने वाले रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इट मे बी जीरो। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपने देखा भाई साहब, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन ओनली बी अ पॉजिटिव वैल्यू। इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है। इट मे बी जीरो, ये भाई साहब जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, या इंटीग्रल भी हो सकता है। रेयरली कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल एंड ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ये हमेशा इसका पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो रहा है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से आप इस वैल्यू को निकालते हैं, तो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूलरिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होंगी उस पे ये इंडिपेंडेंट होगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। ये किसका आइडिया देता है भाई साहब? हमको रेट ऑफ अ रिएक्शन का आइडिया देता है। मॉलिक्यूलरिटी इट डज नॉट गिव अस एनी आइडिया अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये भाई साहब हमको रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस द ऑर्डर इज गिवन बाय स्लो स्टेप। जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, स्लो स्टेप हमको ऑर्डर देता है, ठीक है। स्लो स्टेप बेसिकली ऑर्डर देता है, एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप is taken as the
ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोअर स्टेप एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप इज टेकन एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मतलब एक से भले दो स्टेप में हो रहा है, तो दो स्टेप में आप स्लोअर स्टेप को उठाएंगे और स्लोअर स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है वही हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस द ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लो स्टेप and the molecularity of the slow step is taken as the order of the overall reaction, ठीक है। okay, if the molecularity of the reaction is 2 then the reaction is said to be unimolecular, bimolecular, trimolecular। क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, it will be bimolecular। the sum of the powers of concentration terms in rate law expression is called concentration terms in rate law। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी और नन ऑफ दिस। रेट लॉ में हमेशा ऑर्डर ही बोलेंगे, ठीक है। दिस विल बी नोन एज ऑर्डर। रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर डेफिनेटली रिवर्सिबल, कॉम्प्लेक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगा, वो एक स्टेप में नहीं हो रहा होगा, ठीक है। डैश एंड डैश आर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ एंड ऑर्डर, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सी, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी आर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बहुत थके आ रहे लग रहे हैं आप लोग, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फटाफट करके आइए, फटाफट फटाफट। रेट कांस्टेंट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। व्हाट हैपेंड प्रसाद, व्हाट हैपेंड। तो आपने देखा, देखो रेट को हम दो तरीके से डिटरमिन करते हैं, ठीक है। रेट को हम दो तरीके से डिटरमिन करते हैं, एक होता है भाई साहब आपका कैसे, बाय मास एक्शन, और दूसरा होता है आपका रेट लॉ से, ठीक है। सबकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई हैं भाई साहब, थोड़ा अवॉइड किया करो भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है, मतलब आपकी मर्जी, आप जो भी खाना खाएं, लेकिन ट्राई एंड अवॉइड इट, ओके। रेट कांस्टेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, रोज रोज मत खाइए इसको, ये इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू लिवर। रेट कांस्टेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, ठीक है। तो रेट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए ऑफ, ये आपका रेट लॉ है, ठीक है। दिस इज योर व्हाट पीपल आर रेट लॉ, ये रेट लॉ है, ठीक है ना भाई। ये आपका अल्फा और बीटा जहां पे भी आता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, वो आपका रेट लॉ हो जाएगा, ठीक है। सो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू अल्फा बी रेज टू बीटा, के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन, तो इसका मतलब देखो रेट आपका क्या हो जाएगा, एज पर रेट लॉ, रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेज टू अल्फा एंड बी रेज टू बीटा। क्या हो गया वैसे, ठीक है। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू अल्फा एंड बी रेज टू बीटा होता है भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन ए रेज टू अल्फा, ए रेज टू अल्फा एंड बी रेज टू बीटा, ठीक है भाई साहब। ये हो जाएगा के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए रेज टू अल्फा एंड बी रेज टू बीटा, ठीक है। के की वैल्यू भाई साहब रेट अपॉन 1, अगर आपका यहां पे देखो के, अगर अल्फा और बीटा, ठीक है। रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। भाई साहब इसका अगर मैंने यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया और इसका भी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ठीक है, रिएक्टेंट मीडियम्स का, रिएक्टेंट्स का अगर मैंने यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू रेट अपॉन 1 हो जाएगा। भाई साहब 1 रेज टू अल्फा कितना होगा, 1 रेज टू 1000 टाइम्स करोगे कितना आएगा 1, ठीक है। 1 रेज टू बीटा, इसका भी भाई साहब 1 आएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू रेट, तो इसी से हम रेट को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रेट कांस्टेंट इज बेसिकली द रेट ऑफ अ रिएक्शन if we keep the concentration of the reactants at unit concentration, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट भाई साहब क्या हो जाएगा, के इंटू ए रेज टू जीरो, है ना भाई साहब। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट लॉ से क्या होता है, के इंटू ए रेज टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो के मतलब आपका मोल्स पर लीटर, ठीक है,
अपॉन रेट क्या हो जाता है भाई साहब, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। देखो यहां पे बहुत ध्यान देना, ये आपका यूनिट जो है ये चेंज होता रहेगा, यूनिट फिक्स्ड नहीं रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या बोलेंगे हम, ये सबसे बड़ा मतलब जैसा जैसा आपका मतलब ये चेंज होता जाएगा, ऑर्डर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका के का यूनिट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे समझो, रेट इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं, ठीक है। तो के मतलब क्या हो जाएगा, रेट, रेट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड, है ना, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड। तो के की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, मोल्स पर। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भाई साहब आपका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। बहुत सारे रिएक्शंस में आपको मोल्स पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। आपको उसको यूनिट को देखकर समझ जाना चाहिए कि ये भाई साहब जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दैट इज बेसिकली जीरो ऑर्डर। अगर किसी जगह पे आपको रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए कैसे चेंज होता रहेगा, ठीक है, यूनिट्स आपके हर बार चेंज होते रहेंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू ए रेस टू वन हो जाएगा, है ना, ए रेस टू वन। अभी देखो रेट यहाँ पे क्या होगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होगा, दिस विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या होगा, के, और ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बोलो, मोल्स, है ना। तो ये वाला मोल्स और ये वाला मोल्स कट गया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, के मोल्स पर लीटर, आई एम सो सॉरी, मोल्स पर लीटर। तो ये मोल्स पर लीटर 400 मीटर कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, पर सेकेंड। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आए तो आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, पर सेकेंड हो गया। अगर कहीं पे आपको पर सेकेंड दिया हुआ है तो बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन यू कैन से दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? जैसा जैसा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज होगा वैसा वैसा रिएक्शन रेट का यूनिट्स भी चेंज होगा, ठीक है, रिएक्शन रेट्स का यूनिट्स भी चेंज होगा। सो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे भाई साहब। रेट क्या हो जाएगा बोलो, रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, या ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। रेट यहां पे क्या होगा बोलो, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दिस विल बी हाउ मच, मोल्स का स्क्वायर पर लीटर का भी स्क्वायर, मोल्स पर लीटर का भाई साहब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कटम कुटम के, ठीक है। यहां पे भाई साहब एल रेस टू माइनस वन, माइनस टू, तो एल रेस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन, है ना। तो अभी भाई साहब के को अगर हम करते हैं तो ये हो गया मोल, तो ये हो गया मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे हो गया 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब के का वैल्यू, देखो, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर दैट इज मोल्स पर लीटर, तो ये हो गया के 1 मोल, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये के की वैल्यू इधर ले लीजिए भाई साहब, मोल्स पर लीटर पर, तो मोल लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ओके, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा भाई साहब, के ए थ्री मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा के मोल्स पर लीटर पर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब, के इंटू ए रेस टू थ्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं ये हो जाएगा आपका मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेस टू थ्री। तो ये हो गया भाई साहब कितना, मोल का भी हो गया 3 एंड एल रेस टू 3, इसको नीचे ले लिया भाई साहब, यहाँ पे मोल हो गया और सेकेंड और एल, ये एक एल और ये एक एल कैंसिल, तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये मोल और ये कैंसिल, तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, मोल्स पर सेकंड, ये के से मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो के को अगर हमने इधर रखा तो लीटर स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, लीटर स्क्वायर इधर आ गया, और मोल्स इधर आ गया, मोल्स का स्क्वायर नीचे आ गया पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूनिट हो जाएगी इसकी,
L स्क्वायर मोल रेज टू -2 पर सेकेंड, ये हो जाएगा K का वैल्यू। ठीक है, देवजीत बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लीटर स्क्वायर मोल्स। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका लीटर स्क्वायर मोल रेज टू -2 एंड पर सेकेंड। ठीक है, सो द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर लीटर स्क्वायर मोल रेज टू -2 एंड सेकेंड रेज टू -1। ठीक है, चलिए भाई साहब इसमें आते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब करते हैं ना भाई साहब, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू, बोलो ना क्या हो जाएगा, बोलो K इंटू ए रेज टू एन। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू K इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर रेज टू एन। ठीक है, तो K की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो गया मोल्स, ये हो गया मोल्स पर लीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर रेज टू एन। ठीक है, इसको अगर मैं इधर लाता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं इधर लाता हूं तो K मोल्स पर लीटर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर रेज टू एन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू लीटर पर मोल कर दूं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, है ना। अगर ये रेज टू 1 माइनस एन है तो n-1 K रेज टू लीटर पर मोल n-1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। क्या वो, हाँ अरे हाँ सेकंड्स भी रह गया ना, मोल्स पर लीटर पर सेकंड है ना, यहाँ पे लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर, सब गड़बड़ हो गया, चलिए कर लेते हैं इसको। रेट इज इक्वल टू K ए रेज टू एन, तो ये हो गया मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A दैट इज मोल्स पर लीटर रेज टू एन। ठीक है, इनटू ये क्या है K। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर अपॉन S मोल्स पर लीटर N इज इक्वल टू K। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका मतलब मोल्स पर लीटर, और ये हो जाएगा क्या 1 माइनस एन पर सेकेंड, है ना, दिस इज इक्वल टू K। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड को हमने ऐसे ही रखा, यहाँ पे लिख दिया लीटर मोल्स, अगर हमने ऐसे लिया लीटर पर मोल ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, मोल्स पर लीटर है तो 1 माइनस एन, लीटर पर मोल है तो n-1। ठीक है, ये हो गया आपका K, ये आपका K का यूनिट हो जाएगा अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चाहते हैं। ठीक है, और N क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो रेट विल बी इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है, मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन, जिसको आप क्या लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर n-1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए रेज टू अल्फा एंड B रेज टू बीटा होता है भाई साहब। ठीक है, तो आपका भाई साहब K विल बी इक्वल टू रेट अपॉन ए रेज टू अल्फा, ए रेज टू अल्फा एंड B रेज टू बीटा। ठीक है भाई साहब, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू रेट अपॉन ए रेज टू अल्फा एंड B रेज टू बीटा। ठीक है, K की वैल्यू भाई साहब रेट अपॉन 1, अगर आपका यहाँ पे देखो K अगर अल्फा और बीटा, ठीक है, रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। भाई साहब इसका अगर मैंने यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया और इसका भी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ठीक है, रिएक्टेंट मीडियम्स का, रिएक्टेंट्स का अगर मैंने यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू रेट अपॉन 1 हो जाएगा। भाई साहब 1 रेज टू अल्फा कितना होगा, 1 रेज टू 1000 टाइम्स करोगे कितना आएगा 1। ठीक है, 1 रेज टू बीटा, इसका भी भाई साहब 1 आएगा। ठीक है, तो K इज इक्वल टू रेट, तो इसी से हम रेट को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रेट कांस्टेंट इज बेसिकली द रेट ऑफ अ रिएक्शन if we keep the concentration of the reactants at unit concentration।
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो रेट भाई साहब क्या हो जाएगा, के इंटू ए रेज टू जीरो, है ना भाई साहब. जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट लॉ से क्या होता है, के इंटू ए रेज टू जीरो हो जाएगा. ठीक है, ओके, सो के मतलब आपका मोल्स पर लीटर. ठीक है, अपॉन रेट क्या हो जाता है भाई साहब, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू के. तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. देखो यहां पे बहुत ध्यान देना, ये आपका यूनिट जो है ये चेंज होता रहेगा, यूनिट फिक्स्ड नहीं रहेगा. केमिकल काइनेटिक्स में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है. डिफेक्ट क्या बोलेंगे हम, ये सबसे बड़ा मतलब जैसा जैसा आपका मतलब ये चेंज होता जाएगा, ऑर्डर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका के का यूनिट भी चेंज होता जाएगा. ठीक है, देखो यहां पे समझो, रेट इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं. ठीक है, तो के मतलब क्या हो जाएगा, रेट. रेट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड, है ना, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड. तो के की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, मोल्स पर. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भाई साहब आपका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. बहुत सारे रिएक्शंस में आपको मोल्स पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ऑर्डर नहीं दिया हुआ है. आपको उसको यूनिट को देखकर समझ जाना चाहिए कि ये भाई साहब जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. दैट इज बेसिकली जीरो ऑर्डर. अगर किसी जगह पे आपको रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, अब देखिए कैसे चेंज होता रहेगा. ठीक है, यूनिट्स आपके हर बार चेंज होते रहेंगे. ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू ए रेज टू वन हो जाएगा, है ना, ए रेज टू वन. अभी देखो रेट यहाँ पे क्या होगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होगा, दिस विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे क्या होगा, के, और ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बोलो, मोल्स, है ना. तो ये वाला मोल्स और ये वाला मोल्स कट गया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, के मोल्स पर लीटर, आई एम सॉरी, मोल्स पर लीटर. तो ये मोल्स पर लीटर 400 मीटर कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, पर सेकेंड. तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आए तो आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, पर सेकेंड हो गया. अगर कहीं पे आपको पर सेकेंड दिया हुआ है तो बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन यू कैन से दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. जैसा जैसा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज होगा वैसा वैसा रिएक्शन रेट का यूनिट्स भी चेंज होगा. ठीक है, रिएक्शन रेट्स का यूनिट्स भी चेंज होगा. सो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर पर सेकेंड. ठीक है, ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. कैसे निकालेंगे भाई साहब, रेट क्या हो जाएगा बोलो, रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, या ए बी लिख सकते हैं. ठीक है, रेट यहां पे क्या होगा बोलो, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. दिस विल बी हाउ मच, मोल्स का स्क्वायर पर लीटर का भी स्क्वायर, मोल्स पर लीटर का भाई साहब स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये एक कटम कुटम के. ठीक है, यहां पे भाई साहब एल रेस टू माइनस वन, माइनस टू, तो एल रेस टू यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस वन, है ना. तो अभी भाई साहब के को अगर हम करते हैं तो ये हो गया मोल, तो ये हो गया मोल्स पर लीटर, और यहां पे हो गया 1/सेकेंड. तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब के का वैल्यू. देखो ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर दैट इज मोल्स पर लीटर. तो ये हो गया के 1 मोल, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड. क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब. के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये के की वैल्यू उधर ले लीजिए भाई साहब, मोल्स पर लीटर पर, तो मोल लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगी. ठीक है, ओके, सो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड. ओके, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, के ए 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा के मोल्स पर लीटर पर. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है. देखो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब, के इंटू ए रेस टू 3. ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं ये हो जाएगा आपका मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. दिस विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेस टू 3. तो ये हो गया भाई साहब कितना, मोल का भी हो गया 3
एंड एल रेज टू 3, इसको नीचे ले लिया भाई साहब, यहाँ पे मोल हो गया और सेकंड और एल, ये एक एल और ये एक एल कैंसिल तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, ये मोल और ये कैंसिल तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, मोल्स पर सेकंड, ये के से मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो के को अगर हमने इधर रखा तो लीटर स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, लीटर स्क्वायर इधर आ गया और मोल्स इधर आ गया, मोल्स का स्क्वायर नीचे आ गया पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, एल स्क्वायर मोल रेज टू -2 पर सेकेंड, ये हो जाएगा के का वैल्यू, ठीक है। देवजीत बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लीटर स्क्वायर मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका लीटर स्क्वायर मोल रेज टू -2 एंड पर सेकेंड, ठीक है। सो द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर लीटर स्क्वायर मोल रेज टू -2 एंड सेकेंड रेज टू -1, ठीक है। चलिए भाई साहब इसमें आते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब करते हैं ना भाई साहब, यहाँ पर रेट इज इक्वल टू, बोलो ना क्या हो जाएगा, बोलो k इंटू ए रेज टू n, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर रेज टू n, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो गया मोल्स, ये हो गया मोल्स पर लीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर रेज टू n, ठीक है। इसको अगर मैं इधर लाता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं इधर लाता हूं तो k मोल्स पर लीटर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर रेज टू n, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर रेज टू 1 माइनस n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू लीटर पर मोल कर दूं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, है ना। अगर ये रेज टू 1 माइनस n है तो n-1 k रेज टू लीटर पर मोल n-1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, क्या वो, हाँ अरे हाँ सेकंड्स भी रह गया ना, मोल्स पर लीटर पर सेकंड है ना, यहाँ पे लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर, सब गड़बड़ हो गया, चलिए कर लेते हैं इसको, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू n, तो ये हो गया मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a दैट इज मोल्स पर लीटर रेज टू n, ठीक है, इनटू ये क्या है k, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर अपॉन s मोल्स पर लीटर n इज इक्वल टू k, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब मोल्स पर लीटर और ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस n पर सेकेंड, है ना, दिस इज इक्वल टू k, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड को हमने ऐसे ही रखा, यहाँ पे लिख दिया लीटर मोल्स, अगर हमने ऐसे लिया लीटर पर मोल ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, मोल्स पर लीटर है तो 1 माइनस n, लीटर पर मोल है तो n-1, ठीक है, ये हो गया आपका k, ये आपका k का यूनिट हो जाएगा अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चाहते हैं, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सो रेट विल बी इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, ठीक है, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर n-1 सेकेंड, ठीक है, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका 1 माइनस n पर सेकेंड, इसको उल्टा लिख देंगे, अगर लीटर पर मोल लिख दिया हमने तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-1 पर सेकेंड, ये हो जाएगा k, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द nth ऑर्डर आर मोल्स पर लीटर 1 माइनस n, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ द फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, 4-1 कर दो भाई साहब, ठीक है, थर्ड ऑर्डर में 3-1 कर दोगे, ठीक है, भाई के पर सेकंड हर एक में मिल जाएगा आपको, समझम, बहुत बढ़िया। तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन भाई साहब, ठीक है। अच्छा ये तो आपका ऑर्डर हो गया, देखो आपका रिएक्शन का रेट कितना है, बोलो, रिएक्शन रेट इज हाउ मच, अरे बोलो ना बोलो,
मोल्स पर लीटर, और यहां पे क्या है 1 माइनस एन पर सेकेंड, है ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पे मोल्स पर लीटर और 1 माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मोल्स पर लीटर, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस 1 पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर, ये हो गया जीरो, तो ये हो गया आपका पर सेकेंड, ठीक है, ओके। गैसियस सॉल्यूशंस में आपका भाई साहब एटमॉस्फेयर पर सेकेंड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका किसमें एक्सप्रेस होता है एटमॉस्फेयर, तो ये जो मोल्स पर लीटर है इसी की जगह पे आप क्या लिख दोगे भाई साहब एटमॉस्फेयर, समझ में आ रहा है, बार भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली गैस के यूनिट्स, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर यही चीज है, देखो 1 माइनस एन के हो जाएगा क्या 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये मोल्स पर लीटर की जगह पे आप क्या लिखोगे एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन, वहां पे वही फैक्टर होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे 1 माइनस जीरो, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, क्लियर हम, ओके। यहाँ पे भाई साहब पर सेकेंड कैसे आया समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा रेज टू जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1, तो ये हो गया आपका पर सेकेंड। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो गैसियस सॉल्यूशन में, राइट, यहाँ पे कितना आएगा गैसियस सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, यूनिट बता जल्दी फटाक से, इतनी देर में तो केरला जाके शादी करके चला था भाई साहब, और थोड़ा देर करेगा तो बच्चे भी हो जाएंगे, चलो जल्दी क्या होगा अब, क्या देखो इनको जरा, देखो 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 अंकिता, एस इनवर्स या एस रेस टू माइनस वन, ठीक है, सिंपल भाई साहब। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब तो बता दे रोहित भाई साहब, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यहां पे कितना होगा बोल फटाफट बोल, अरे भाई साहब तुम इतना त्योहार उत्सव सब कुछ छोड़कर आए हो अगर, तो उसका टाइम का बेनिफिट तो लो यार, हाँ, एस माइनस टू, नहीं एस से कोई छेड़खानी नहीं होगी, एस हमेशा माइनस वन ही रहेगा दोनों में ही, देखो ना इस फैक्टर को देखो भाई साहब, मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन है पर सेकेंड है, तुम्हारा ऑर्डर यहां पे कितना आया भाई साहब 2 आया, तो 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बोलो मोल्स पर लीटर 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, के की वैल्यू हो गई पर सेकेंड हो गया ये, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लीटर पर मोल पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं उलट के, ठीक है, तो मोल्स रेस टू माइनस वन, लीटर रेस टू माइनस वन कैसे होगा यहाँ पे लीटर रेस टू वन हो जाएगा, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा, मोल्स रेस टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर रेस टू माइनस वन पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मोल्स पर लीटर रेस टू माइनस 1 माइनस 3 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका मोल्स पर लीटर, ठीक है, -2 पर सेकेंड, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं एल रेस टू 2 मोल रेस टू -2 पर सेकेंड, ठीक है, मोल रेस टू -2, ये एल रेस टू 2 होगा भाई साहब, ठीक है, एल रेस टू 2 होगा और पर सेकेंड, या एटमॉस्फेयर रेस टू -2 पर सेकेंड, ठीक है। nth ऑर्डर रिएक्शन का भाई साहब मोल्स पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, क्लियरम पीपलम, ओके। Characteristics of rate constant, rate constant is a measure of the rate of the reaction, तो rate constant basically होता क्या है, measure of the rate of the reaction होता है, ठीक है। Larger the value of k, the faster will be the reaction, जितना ज्यादा rate constant का value होगा उतना fast होगा reaction, ठीक है। Smaller the value of k, the slower will be the reaction, ठीक है। Different reactions have different values of k, the value of k changes with change in temperature and catalyst, तो आपका k का वैल्यू भाई साहब कैसे चेंज होगा विद चेंज इन टेम्परेचर एज वेल एज कैटलिस्ट, ठीक है। अगर आपने भाई साहब टेम्परेचर में खासा चेंज लाया या किसी कैटलिस्ट को एम्प्लॉय किया, द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा रॉ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला भाई साहब, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा यूनिट, ये क्या होता है बोलो मोल्स पर लीटर रेज टू 1 माइनस n पर सेकेंड, ये होता है यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट।
यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब आपका n का वैल्यू कितना, 0, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द ऑप्शन बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अगर गैसियस होता तो, गैसियस होता तो एटमॉस्फेयर रेज टू -1, या सॉरी एटमॉस्फेयर रेज टू 1 - n पर सेकेंड, मतलब एटमॉस्फेयर रेज टू 1 - 0 पर सेकेंड, दैट इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझा, ठीक है, ओके। रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अरे बोलो भाई साहब, बोलो, फरमाओ भाई साहब, बोथ ए एंड बी, वेलोसिटी कांस्टेंट एज वेल एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। K is independent of the concentration for a zero order reaction। किसमें भाई साहब, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब R रेट ऑफ अ रिएक्शन इज K इंटू A रेज टू 0, है ना भाई साहब, मतलब ये 1 हो गया, मतलब R इज इक्वल टू K, मतलब यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी किस पे नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे नहीं है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट, 0, थर्ड, क्या ये वैसे, K is independent of concentration for a zero order reaction, zero order reaction के लिए भाई साहब आपका K is independent, ठीक है, ओके। यूनिट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, अरे कावरी, गैसियस रिएक्शन फटाक से, थर्ड ऑर्डर फटाक से, यूनिट, अरे चाची, के क्या यूनिट क्या होता है, अगर हम मोल्स पर लीटर लेते हैं तो ये होगा 1 - n s रेज टू -1, और अगर गैसेस में लेते हैं तो एटमॉस्फेयर रेज टू 1 - n और पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 3, 1 - 3 और s रेज टू -1, so this will be how much are people? 1 - 3 मतलब हो गया 1 - 3 मतलब हो गया आपका -2, ठीक है, पर सेकेंड, तो एटमॉस्फेयर रेज टू -2 एंड पर सेकेंड, सो फोर्थ वन या डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन वा, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, अब मजा आएगा भाई साहब, फॉर जीरो रेट इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भाई साहब आपका कैसा है, यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट है, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्या हुआ जी, श्रद्धा जी बहुत परेशान हो रही हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, लेट CR बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो रेट कितना हो जाएगा भाई साहब, CR रेज टू n, क्लियरम, ओके। रेट क्या हो जाएगा भाई साहब, K CR n, वेयर K इज द रेट कांस्टेंट, ये आपका भाई साहब हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है भाई साहब, रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मच्छर भगा रहा है, मैंने सोचा आपने बुलाया है, भाई साहब पानी लेकर आओ, ओके। तो आपका भाई साहब रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A रेज टू CR, आपका भाई साहब जो भी n है, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 0, तो रेट कितना हो जाएगा, K CR इज इक्वल टू 0, तो रेट किसके बारे में हो जाएगा भाई साहब, K, रेट विल बी इक्वल टू K, दैट इज द रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। K इज इक्वल टू, रेट क्या होता है भाई साहब, -dCr/dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ठीक है, रेट भाई साहब क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू -dCr/dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय dt, या -dx/dt जिसको हम लिखते थे, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके, -dCr/dt इज इक्वल टू K, तो -dCr इज इक्वल टू K dt, अब आएंगे भाई साहब इंटीग्रेशन पे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग द अबव, ओके। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, dCr/dt क्या है आपका K, dCr की वैल्यू क्या हो गई, K dt, इंटीग्रेटिंग द अबव मतलब C concentration at time 0, C concentration at time t, ठीक है, this will be equal to K dt, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है भाई साहब आपका एट टाइम d0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t, या हम इसको बोल सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे dCr की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका माइनस का बाहर निकाला, ठीक है, तो अभी भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी K dt, तो -CR, यहाँ पे आज CR CT/C0, ठीक है, और यहाँ पे आ गया K T रेज टू T, तो यहाँ क्या आ गया भाई साहब T -0,
तो C0 माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी C0 माइनस सी टी बाई टी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेसेस फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये समझ में आया भाई साहब? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको इंटीग्रेटेड तरीके से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेस टू जीरो, विच मीन्स के और ए रेस टू जीरो मतलब हो गया 1। ओके, सो हियर वी हैव, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, R इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मतलब हाँ कभी कभी अच्छा रहता है कि जैसे अगर आप, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 चल रहा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 2020 में 15 अगस्त को आपने भाई साहब क्या नाश्ता किया था, तो मैं बता दूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मेमोरी अच्छी है, इसलिए क्योंकि मैं रोज एक ही नाश्ता करता हूँ, ठीक है। तो वैसा है, वैसा मेरा मेमोरी उतना अच्छा नहीं है, मतलब वही रोज एक ही ओट्स खाता ही रहता हूँ मैं कभी बोर नहीं होता हूँ खाने से, मेरे को कभी बोरियत नहीं होती, एक ही चीज देते रहो, जब तक नमक और मसाले का परिमाण उसमें सही है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स टू इट, ठीक है। तो वैसा है, लेकिन मेमोरी जो है वो लोगों की ऐसी होती है कि दे कैन एक्चुअली अब्सॉर्ब थिंग्स, कुछ कुछ भाई साहब एकदम स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब कर लेते हैं भाई साहब चीजों को, ठीक है। ओके, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भाई साहब R इज इक्वल टू के, और अपने आप को भी कभी कभी चैलेंज करना चाहिए। आप सोचिए आप 9th में हैं, आपको स्कूल वालों ने बोला कि भाई तुम दे सकते हो क्या, तुमको 4000 रुपए मिल जाएंगे। इस बंदे ने 4000 रुपए के लिए नहीं किया है, इस बंदे ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1-1.5 हफ्ते में पूरे अपने आप को तैयार किया 10th के लिए। इस बंदे का एग्जामिनेशन दिया, वो भाई साहब 85% से पास हुआ है वो बंदा, तो सारे मार्क्स तो इसी के हैं। मतलब आप सोचिए कि 85% कोर्स इस बंदे का 9th में रहते रहते 10th का हो गया है। दैट्स हाउ यू प्लान, ठीक है। उस तरह से भाई साहब लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में, मतलब आप वहां पहुंच गए जहां पे आपका संगी साथी कोई अभी तक सोच भी नहीं पाया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू के इंटू ए जीरो होगा भाई साहब, ठीक है। तो मतलब ए जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये हो गया आपका रेट, ठीक है। दिस विल बी माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। अभी हम समझ लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एट C0, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट concentration of reactant at time T is equal to 0, और let's see T, ठीक है। this is concentration of reactant at time T, ठीक है, at time T, ठीक है। माइनस डी एक्स बाई डी टी, ये है आपका भाई साहब K, ठीक है, माइनस डी एक्स बाई डी टी, और ये आपका K। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे माइनस डी एक्स कर लो, यहाँ पे ये हो गया K डी टी, है कि नहीं, माइनस डी एक्स, इस dt को हम इधर लेकर गए, ठीक है। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू dt हो गया भाई साहब। अभी आप क्या कर रहे हो, देखो यहां पे जैसे समझो, मतलब रिएक्टेंट यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, इसको आप ठीक है, आजू बाजू वालों को देखो, इनका 9:30 बजे तक है, बैठा दो तेरे को भी 9:30 बजे तक, अगली बार घड़ी मुंडी दिखाएगा ना, सीधा 9:30 बजे तक यहाँ पे बैठा दूंगा, ठीक है। माइनस डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। उससे पूछ अपने बाजू वाले से, माइनस डी, देखो भाई तुम्हारी छुट्टी है तो तुम्हारी छुट्टी को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस तरह से सोचिए चीजों को, ठीक है, कि आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, 5 घंटे का क्लास तो होता ही है मिनिमम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, 4-5 घंटे का रोज क्लास होता है। स्टिल आई हैव माई डाउट्स दैट 12th में एकदम सटीक पोर्शंस कंप्लीट होकर आपका स्कूल या कॉलेज कंप्लीट करता रहेगा। क्या आपके बुक में सारे सवाल कवर होते हैं, क्या आपके बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, शायद हाँ शायद नहीं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट इफ यू फील दैट कि आपका रेगुलर 5 घंटे के क्लास में भी आप शायद पूरा अगर कोई स्कूल कंप्लीट करा रहा होगा पूरा 12th के पोर्शन में, तो आप मुझे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको डेली 2 या 2.5 घंटे के क्लास में कवर करूं। तो जो आपकी छुट्टियां होती हैं उनको मुझे निचोड़ना पड़ेगा, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। आप देखोगे छुट्टियों में आपके आवर्स बढ़ जाएंगे, और क्या करूं, व्हाट टू डू, हाउ टू आई कवर अप दिस गैप, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके कॉलेज में पूरा कवर नहीं हो पा रहा होगा, पॉसिबल नहीं है कॉलेज वालों के लिए भी, आई एम विद देम।
whatever ways they are covering, it is not possible for them to dig deep into all types of problems and concepts as well. तो gaps तो होंगे, lags तो होंगी, मेरी तरफ से भी होंगे, उनके तरफ से भी होंगे, लेकिन मेरे पास इस टाइम लैग, अगर आपका या तो यह कर लीजिए कि रोज 5 घंटे का मैं क्लास लूँ, तो आप 6 घंटे स्कूल से होकर आओ, 5 घंटे यहाँ, 11 घंटे भाई साहब आपको सिर्फ सुनना ही है, देखना ही है। आप खुद की पढ़ाई कब करोगे आप डिटरमिन कर लो। तो ये हो नहीं पाएगा, और अगर हम इसको करने भी जाएंगे तो उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, मेरी तरफ से ना सही, आपकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं रोज 5 घंटे की क्लास यहाँ पे लगा दूँ आपकी, तो 6 घंटे स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, 5 घंटे यहाँ, 11 घंटे आपके जीवन की इधर जा रहे। ठीक है, मतलब पढ़ाई करने में, फिर आने जाने का, और दूसरा तो आप समझ लीजिए 12 से 13 घंटे भाई साहब आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, दिस नॉट सेल्फ स्टडी। सो मेरे पास एक ही टाइम बचता है, आपकी छुट्टियों का टाइम, और वो मैं निचोड़ूंगा। तो दिवाली, होली, ये सब हम निचोड़ेंगे, वैसे क्या कर सकते हैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और ये अगर बुरा लगता है तो लग रहे हैं सही, लॉजिकली रैशनली ये एक्सप्लेनेशन है मेरा, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव, और आई डोंट थिंक इट कुड बी डिस्प्यूटेड। मेरे को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि भाई साहब अगर आप अभी टाइम नहीं दे पाएंगे तो और कब मैं आपसे टाइम लूं। मैं तो आपका टाइम का भीख मांग रहा हूं भाई साहब, लिटरली देखा जाए तो। अगर आप मुझे अभी टाइम नहीं दे पाएंगे तो और कब देंगे। यस, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ फेस्टिव ओकेजन, लेकिन ये इस साल आया है, अगले साल भी आएगा। ये जो साल आपका माइनस हो रहा है, ये अगले साल नहीं आएगा। सो ट्राई एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स। अगर आपको लगता है कि भाई साहब आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, कल जैसे भाई साहब पूरा मास बंकिंग का सीन था, तो मुझे मैसेज कर दो ना भाई साहब। आपको मालूम है ये जो टीचर्स हैं, इनकी सैलरी कितनी है भाई साहब, इनकी सैलरी कितनी है, एक एक घंटे का कितना लेते हैं ये, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आप जाके देख लीजिए, आईआईटी एंड नीट लेवल के लोग जो लोग पढ़ाते हैं, उनकी एक घंटे की सैलरी किसी कोचिंग क्लास में कितनी होती है पर आवर। सो आई माइट एज वेल कैंसिल देयर लेक्चर्स। ठीक है भाई साहब, ना तो ना सही, 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, तो मेरे को पड़वड़ेगा नहीं ना भाई साहब। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सेंस एज वेल। आप भाई साहब कलेक्टिवली मुझे बोल दीजिए सुबह सुबह कि भाई हमने प्लान किया है, कहीं बाहर जाना है, 6-7 लोग हैं, हम लोग नहीं आ सकते हैं, तो आई विल कैंसिल दैट लेक्चर। टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम योर एंड। इट्स नॉट दैट यू विल ऑलवेज हैव टू पुश, यू कैन ऑलवेज मेक रिक्वेस्ट, ईदर आई विल डिनाई और आई विल एक्सेप्ट। आज जैसे भाई साहब 11th वाले आए मेरे पास पूछने के लिए, सर कल टेस्ट मत रखिए। मैंने बोला क्यों, एक चैप्टर का टेस्ट है, और मैंने ऐसा तो नहीं कि अचानक भयानक मैं अनाउंस कर रहा हूँ, एक हफ्ते पहले अनाउंसमेंट किया है, आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट करवाए हैं, आपको भाई साहब सोल्यूशन भेजा है, सो यू शुड बी रेडी फॉर दिस। लॉजिकल अगर मुझे कुछ लगता है तो आई विल एक्सेप्ट इट। अगर आप लोग 8-10 लोग आकर मेरे को बोलते हैं कि भाई साहब हम नहीं आ सकते आज, कलेक्टिवली हम कहीं बाहर जा रहे हैं, वाई शुड आई नॉट अकोमोडेट दिस, ये आई विल। भाई मैं अपने फैकल्टी को क्यों बुलाऊं, आई वुड बी वेस्टिंग हिज टाइम एंड माई मनी, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। प्लीज बी अ लिटिल, आप अगर कोई किसी चीज को, मैंने तो आपका कोई नुकसान करवाया नहीं है, तो आप डिलीजेंटली मेरा नुकसान क्यों करवा रहे हैं। आपका नुकसान तो जो हो रहा है वो हो रहा है, प्लस मेरा नुकसान भी हो रहा है ना भाई साहब। सो एवरीबडी इज एट अ लॉस। मेक डीलिंग्स इन सच अ वे दैट इफ नॉट एट प्रॉफिट वी शुड नॉट बी एट लॉस। अगर चलो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कम से कम लॉस तो ना होवे। थिंक अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ा सा आप चीजों को जहां पे रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकते हैं प्लीज कीजिए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को आज कॉल किया और यही बात बोली। मेरा कोई आक्रोश नहीं है या मेरा कोई गुस्सा नहीं है इस चीज पे कि आपने इस फेस्टिव ओकेजन पे लीव लिया है, बिल्कुल लीजिए भाई साहब। कलेक्टिवली बोल दीजिए ना, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हम नहीं आ सकते। वाई वुड आई नॉट एग्री टू दिस, वाई वुड आई नॉट एग्री टू दिस। इफ यू आर कलेक्टिवली टेलिंग मी, आई वुड डेफिनेटली एग्री टू दिस। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा। ठीक है, आप एक दिन एंजॉय करना चाहते कर लीजिए भाई साहब, आपको हक बनता है करने का। आप मेरे फैकल्टी का भी टाइम बचा देंगे, मेरा पैसा भी बचा देंगे। Am I making sense people? यार हम यहाँ पे कनपट्टी पे बंद हो गए, नहीं तुमको आना ही पड़ेगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी डिसीजंस लीजिए कलेक्टिवली लीजिए और उसको रैशनली एग्जीक्यूट कीजिए। आपके डिसीजंस बहुत रैशनली एग्जीक्यूट होने चाहिए। आपका बैच मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके पहले वाला बैच बहुत भयंकर बैच था। उसमें मतलब ऐसे टॉप वाले स्टूडेंट्स भी थे और ऐसे मतलब जमीन के नीचे वाले स्टूडेंट्स भी थे, पाताल लोक से आने वाले राक्षस टाइप के स्टूडेंट्स भी थे उसमें। ठीक है, तो मतलब कभी कभी मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स, कुछ लोगों को भाई साहब डीएक्स क्या होता है ये नहीं मालूम चल रहा है, भाई साहब ये क्या है, ओ अच्छा ये पावर रेज टू जीरो, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसका वैल्यू आता है एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1, नहीं मालूम है उनको। ठीक है, इस लेवल के लोग भी थे। तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे में मतलब टीचर भी कंफ्यूज रहता है, भाई साहब कहाँ तक खींचे इसको, क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा खींचूं तो लॉस टॉप लेवल वालों का है।
इसको शायद ये यहां से यहां ही आ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। एक टीचर का एपीबीडी मतलब पाताल लोक में एकदम नीचे तक है भाई साहब, अगर मैं इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली समझाऊं तो शायद इधर से इधर आ पाएगा, लेकिन इसका तो टाइम का लॉस हो रहा है। दिस पर्सन इज बेसिकली इनकरिंग अ टाइम लॉस। सो प्लीज बी अ लिटिल रैशनल इन योर चॉइसेस, प्लीज बी अ लिटिल रैशनल इन मेकिंग डिसीजंस एंड इन्फॉर्मिंग देम अबाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन कंसर्न्ड विद दोज डिसीजंस। ओके, माइनस डीएक्स, ये भाई साहब क्या हो गया आपका के डी टी हो गया। अभी आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, देखो एक सांप जैसी चीज हम बना देंगे, वो इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मतलब क्या है भाई साहब, ये डीएक्स हो गया, माइनस हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर जाता है, ठीक है। के को भी हम भाई साहब बाहर ले रहे हैं, ये हो गया आपका dt, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है भाई साहब, जब आप टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C0। जब टाइम हो गया t तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, Ct। ये है इंटीग्रेशन। मतलब आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसके, क्यों आप छोटे छोटे पार्ट्स में निकाले, क्यों एक तरफा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है हर बार इंपैक्ट हो रहा है। समझो समझो इस चीज को। देखो पहले क्या था, C0 था आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां है, जब एकदम इनिशियल फेज में, ठीक है। ओके, अभी C0 से लेट्स से C0 डैश हो गया, क्या आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हुए, तो क्या अभी रिएक्शन रेट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन रेट क्या होता है, माइनस dx बाई dt होता है। तो क्या इसमें रिएक्शन रेट डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। सेकंड में आपका लेट्स से एक और टाइम पे आपने निकाला C डैश डैश और कम हो गया भाई साहब, तो हर घड़ी भाई साहब यहां पे क्या हो रही है, आपका रिएक्शन रेट इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन रेट इज गेटिंग इंपैक्टेड एट every instant because every instant your reaction your reactants are getting consumed, आपके रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, और अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो इनका भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और रिएक्शन रेट इज इक्वल टू माइनस dx बाई dt। कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन रेट भी इंपैक्ट होगा, इसीलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, आपके बुक्स में ऐसे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, लेकिन क्यों है, वाई आर वी इंटीग्रेटिंग इट, क्योंकि हम एक तरफा नहीं निकाल सकते, हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड करना पड़ेगा। जब छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग तरीके से आप ऐड करते हैं तो उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है भाई, यहां से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन कुछ था, यहां से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन कुछ और, तो रिएक्शन रेट कुछ और, यहां से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन रेट और डिक्रीज हो गई तो रिएक्शन रेट भी आपकी डिक्रीज हो गई, यहां से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन रेट और डिक्रीज हो गई तो रिएक्शन रेट भी डिक्रीज हो गई, इसीलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। व्हाई आर वी अप्लाइंग इंटीग्रेशन हियर, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर अप्लाइंग इंटीग्रेशन, ठीक है। आर वी क्लियर, ओके। तो चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, यहाँ पे dx है तो dx की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, Ct, है ना। dx को हम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या आप लिख दो भाई साहब x, कोई दिक्कत नहीं है, x लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे हो गया Ct और ये हो गया C0, माइनस में है भाई साहब, माइनस में, इधर कर आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, k dt, मतलब ये हो गया t, और यहाँ पे t और 0। थोड़ा बहुत जो लोग बायो के हैं, ये आपका है भाई साहब इंटीग्रेशन। तेजू तो वैसे भी सो ही रहा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस एक्स है भाई साहब यहाँ पे, तो माइनस एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ct, ठीक है, माइनस ct माइनस C0, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू k, यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, t माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C0 माइनस Ct इज इक्वल टू kt। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। तो आप भाई साहब k की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C0 माइनस Ct, C0 माइनस Ct अपॉन भाई साहब t, ठीक है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, C0 माइनस Ct अपॉन t। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझम। आर बी क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो ये हो गया आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या अभी आप सारे ऑर्डर रिएक्शंस का निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया k इज इक्वल टू, ये C0 मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, Ct मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, और ये टाइम t हो गया, ठीक है, C0 माइनस Ct अपॉन t। सो इंटीग्रेटेड rate law expression for a zero order reaction, this is basically for a zero order reaction। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे k इज इक्वल टू C0 माइनस Ct अपॉन t, ठीक है। तो आपका kt, तो देखो इसको ऐसे देखो, समझो, ठीक है। आप यहाँ पे भाई साहब ये फार्मूला तो आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे kt इज इक्वल टू C0 माइनस C,
सी टी, ठीक है। तो आपका सी जीरो क्या है भाई साहब, एक कांस्टेंट ही तो है, तो इस सी टी को इधर लाइए, सी टी को इधर लाइए भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस के टी, ठीक है, प्लस सी जीरो, लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। अभी इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अगर कोई ग्राफ होता है जहां पे y और ये होता है भाई साहब आपका x, ठीक है, आप भाई साहब यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, दैट इज c, ठीक है। और m क्या होती है भाई साहब आपकी स्लोप, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c हो जाएगा आपका क्या, y इंटरसेप्ट, बच्चा पार्टी y इंटरसेप्ट, m हो गया भाई साहब क्या आपका स्लोप, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आर बी क्लियर। इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसका मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन को भाई साहब इसमें प्लॉट किया हुआ है और टाइम को इसमें प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, y इंटरसेप्ट मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सी नॉट, ये वाला हो गया कब, जब आपका, देखिए आपका कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट किया है, यहां पे हमने टाइम को प्लॉट किया है, तो व्हेन टाइम t, तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी सी जीरो। समझम समझम समझम, क्या स्मगलिंग हो रही है भाई साहब उधर, ठीक है, सी नॉट, और ये हो गया भाई साहब टाइम टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे बोलो, ये हो गया सी टी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू टी, माइनस के मतलब क्या हो जाएगा आपका स्लोप का वैल्यू, तो इस स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस के, ठीक है। ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब t, ठीक है, और यहाँ पे सी नॉट, सी नॉट मतलब क्या हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट होता क्या है, जब t की वैल्यू जीरो हो, मतलब यहाँ पे जैसे x की वैल्यू जब जीरो हो तो y की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पे t की वैल्यू जब जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा आपका सी नॉट, और यही हमने माना है भाई साहब, at time t is equal to 0 what is the value of concentration, it is c naught। आर बी क्लियर, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका c naught फ्रॉम द अबव इक्वेशन। और देखो दूसरी बात क्या है कि अगर समझो कोई ग्राफ ऐसा है भाई साहब, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, बोलो क्यों, बोला ना, बोला भाई साहब क्यों, ये पे भाई साहब ये थीटा है एंगल, थीटा एंगल क्या है आपका, अक्यूट एंगल है, और tan ऑफ एन अक्यूट एंगल थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। tan 0 से लेकर 90 तक अगर आप देखोगे तो सारे के सारे वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव है, तो अक्यूट एंगल का भाई साहब पॉजिटिव होगा। यहां पे थीटा कौन सा है, थीटा इज व्हाट, थीटा इज बेसिकली द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला थीटा। और भाई साहब ये दिख ही रहा है हमको, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, और tan के 90 से जितने भी वैल्यूज आते हैं वो सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी नेगेटिव। तो अगर tan अगर कोई थीटा है वे थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो दिस विल बी गिविंग यू अ नेगेटिव वैल्यू, और इसी की वजह से आपका भाई साहब क्या आ रहा है, सी टी इज इक्वल टू, ये देखो ये स्लोप जो आया, ये स्लोप बेसिकली है क्या, m, दैट इज tan ऑफ थीटा, और क्योंकि थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज है तो ये नेगेटिव आना ही आना है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तेजू सब समझ में आ गया बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, x इज इक्वल टू हाउ फार अलोंग, तो यहाँ पे भाई साहब m इज इक्वल टू c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, ठीक है। तो सी टी वर्सेस टाइम देख लो भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया सी टी और ये हो गया भाई साहब आपका टाइम, कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भाई साहब। तो सी टी वर्सेस टाइम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया स्लोप माइनस के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड, इंटीग्रेटेड मेथड, आइसोलेशन मेथड, इनिशियल रेट मेथड, हाफ टाइम मेथड, तो यहाँ पे भाई साहब इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है, ओके। Which of the following is differential rate or law of zero order reaction minus dCr by dt is equal to k, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ओके ओके ओके। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ n इन जनरल रेट लॉ इज जीरो, ठीक है। विच ऑफ द ऑर्डर इज इंटीग्रेटेड और, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, सी जीरो माइनस ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, बाई टी, ओके।
Which of the following terms is used to represent the concentration of reactants after time t? So you get CT. The plot between CT versus time in zero order reaction, the slope of the line obtained is minus k. ठीक है? Okay. We will continue with this tomorrow.